इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों के सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता का एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा भी होने वाली है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर की बेचैनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जब से वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं तब से वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं, और अगर वैसी स्थिति पैदा होती है तो बिहार से एक नए आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो चुनाव के बाइकआउट के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं, या ये चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़े मुश्किल का सबब हो सकता है। क्या राहुल गांधी फिर से मोदी सरकार पर फोड़ने वाले हैं राजनीतिक एटम बम? क्या बिहार से निकलेगी एनडीए सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती? और क्या अब मोदी के दावों का पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है? आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बदले हुए प्लान की, 7 अगस्त को होने वाली इंडिया गठबंधन की अहम बैठक की, जो राहुल गांधी के दिल्ली स्थित घर पर होगी और जिसमें उद्धव ठाकरे जैसे बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। बैठक में मोदी के दावों पर रणनीति बनाई जाएगी और बहुत कुछ होगा। इसके अलावा बात करेंगे 17 अगस्त से बिहार में राहुल की नई राजनीतिक यात्रा की, जहां प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव साथ होंगे। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर सियासी संग्राम चल ही रहा है और विपक्ष ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो सवाल उठता है, क्या अब राजनीति करवट लेने वाली है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब वो बताएंगे कि राहुल गांधी कैसे राजनीति को करवट दिलवा रहे हैं, राहुल गांधी क्या क्या करने जा रहे हैं। आशुतोष जी। देखिए अंकुर, राहुल गांधी को बात करने के पहले ये मैं बता दूं कि दरअसल इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों के सबसे ज्यादा मुश्किल दौर से गुजरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और उनके ऊपर 3 तरीके का दबाव बहुत जबरदस्त तरीके से साफ दिखाई पड़ रहा है। एक दबाव, जो सबसे बड़ा दबाव उनके ऊपर है, वो है किस तरीके से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त उनके ऊपर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। लगातार ट्रेड को लेकर दबाव है, लगातार जिस तरीके से वो 32 बार से ज्यादा सीजफायर के मसले में बोल चुके हैं, कैसे उन्होंने पाकिस्तान के बीच में ट्रेड के जरिए सीजफायर करवाया था, जिसका जवाब सरकार अभी तक खुलकर नहीं दे पाई है। ट्रेड और रूस से ऑयल लेने के लिए पेनल्टी लगाने की बात वो कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर कोई बड़ा कदम उठा सकते। एक तो दबाव उनका ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। दूसरा दबाव जो उनके ऊपर है वो है आरएसएस का दबाव, और आरएसएस का दबाव इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले 1.5 साल से नरेंद्र मोदी जो देश के बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं, वो अभी तक भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। और तीसरा दबाव इस वक्त जो उनके ऊपर है वो विपक्ष का दबाव है, जिसमें संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार उनके ऊपर तीखे हमले हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका को लेकर तीखे हमले हो रहे हो या फिर एसआईआर को लेकर तीखे हमले हो रहे हो। और अब एक नए आंदोलन की पृष्ठभूमि राहुल गांधी वो बिहार से शुरू करना चाहते हैं तेजस्वी यादव के साथ। तो अगर इन तीनों दबाव को हम देखें तो पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मैं ये तो नहीं कहूंगा संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन बहुत बड़े दबाव के दौर से जरूर गुजर रहा है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता का एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा भी होने वाली है। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो ये जो इस बार का जो संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ है, उसमें राहुल गांधी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भाषण दिया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की, उस तरीके का भाषण पिछले कई सालों में कम से कम विपक्ष के किसी नेता की तरफ से तो नहीं सुनने को मिला था। प्रधानमंत्री ने उसका जवाब देने की जरूर कोशिश की है। एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, लगभग 2 घंटे का भाषण उन्होंने दिया, लेकिन वो उतना कन्विंसिंग दिखाई नहीं पड़ा। लोगों को लगा कि बहुत रिपीटेटिव है, पुरानी बातें बार बार दोहराने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने जुमलों को बार बार वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस संदर्भ में अगर आप देखिए तो जो एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी उन्होंने फिर उसी तरीके के जुमले करने की कोशिश की कि देखिए विपक्ष ने तो फिर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली, और बार बार अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता हुआ दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर की बेचैनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उनके अंदर एक बड़ा मंथन इस वक्त चल रहा है कि इन तीनों
दबाव से, तीनों संकट से वो कैसे निपटे और किस तरीके से निपटे, इसमें उनकी जो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि थी और देश के अंदर जो छवि थी, दोनों को नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा। अब बात करते हैं राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी पिछले कई सालों से, बल्कि ये कहें कि जब से वो लीडर ऑपोजिशन बने हैं तब से वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। वो वाकई में लीडर ऑपोजिशन के तौर पर अपनी एक नई छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भी जबरदस्त तरीके से उनके ऊपर हमला बोला था। उसके बाद एसआईआर को लेकर भी जबरदस्त तरीके से उनके ऊपर हमला बोला था और प्रधानमंत्री की छवि को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कर्नाटक के संदर्भ में ये कहा, और उन्होंने कहा था कि 5 तारीख को वो बेंगलोर के अंदर कोई बड़ा बम फोड़ने वाले, कोई बड़ा एटम बम फोड़ने वाले। लेकिन चूंकि जो जेएमएम के संस्थापक नेता हैं और बहुत ही बड़े नेता माने जाते हैं झारखंड के, शिबू सोरेन की मौत के बाद उस जो एटम बम फोड़ने की जो बात थी, जो रैली करने की बात थी, उसको कुछ समय के लिए टाल दिया गया है। अभी तक जो टेंटेटिवली कहा जा रहा है कि तकरीबन 8 तारीख के आसपास एक बार फिर से वो इस खबर को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस संदर्भ में जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है, उसमें उस पर सबकी नजर लगी हुई है। और उसमें 2 चीजों पर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चर्चा होने वाली है। एक तो एसआईआर को लेकर चर्चा होने वाली है। तमिलनाडु के स्टालिन लगातार उस पर ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। जो उद्धव ठाकरे वो ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो लगभग एक ही जुबान बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो चुनाव के बाइकआउट के बारे में भी बातचीत कर सकते हैं, सोच सकते हैं उस बारे में। राहुल गांधी ने फिलहाल अभी तक उस तरीके की बात नहीं की, लेकिन इलेक्शन कमीशन को लेकर वो लगातार जो आरोप लगा रहे हैं कि वो वोटों की चोरी हो रही है और चुनाव को लूटने की तैयारी की जा रही है, उसके संदर्भ में 3 तारीख को अगर कोई बड़ा फैसला हो जाए तो हैरान नहीं होना चाहिए। हालांकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और दोबारा पिटीशन दाखिल हुई है, जिसमें चुनाव आयोग से पूछा गया कि बिहार की एसआईआर की लिस्ट में जो आपने 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं, उसके पीछे का रैशनल क्या है। वो उनसे सवाल पूछा गया। ये चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़े मुश्किल का सबब हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की आक्रामकता, उधर इंडिया गठबंधन की मीटिंग, बिहार के अंदर नए आंदोलन की पृष्ठभूमि, ये सारी चीजें मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए एक बड़े दबाव का सबब बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यह भी दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से विपक्ष मानसून सत्र में बहुत ज्यादा आक्रामक है। तो जो आशुतोष जी आपने बात कही कि सरकार के लिए काफी मुश्किल तो राहुल गांधी करने जा रहे हैं, क्योंकि एक तो एटम बम वो चुनाव आयोग के खिलाफ फोड़ने वाले हैं, और वो चुनाव आयोग के खिलाफ फोड़ेंगे तो सरकार तो अपने आप खुद ब खुद फंसेगी, जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है। यात्रा निकालने जा रहे हैं। 7 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक राहुल गांधी के घर पे होने जा रही है। संजय राउत ने खुद कहा है कि हम एक मोदी के जो झूठे दावे हैं उनके खिलाफ एक रणनीति बनाएंगे, कैसे इनको वो किया जाए। आपको लगता है कि राहुल गांधी, आपने खुद भी कहा कि राहुल गांधी बहुत ही आक्रामक हैं, और बिहार में जो यात्रा है प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल होगी, जो मैंने बात कही कि बिहार से एक राजनीतिक करवट क्या ले सकती है, क्योंकि वो घर घर तक जाएंगे पूरा और चुनाव आयोग के खिलाफ भी बताएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, बिहार में जिस तरीके की सब तैयारी चल रही है, तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से तैयारी कर रही है, लेफ्ट फ्रंट जिस तरीके से वहां तैयारी करने की कोशिश कर रहा है, और तीनों मिला के कांग्रेस, तेजस्वी यादव मतलब आरजेडी और लेफ्ट, ये तीनों मिला के एक नया गठबंधन, एक गठबंधन बनता है जिसका नाम है महागठबंधन। तो इस वक्त मुझे लगता है कि एसआईआर को लेके जो जो नाराजगी दिखाई पड़ रही है, और विपक्ष को ये लगता है कि उनकी बातों को चुनाव आयोग बिल्कुल दरकिनार कर रहा, उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं है। और सत्ता पक्ष यानी एनडीए, जनता दल यूनाइटेड हो या फिर बीजेपी हो, वो पूरी तरीके से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि कुछ पत्रकार लोग, जब उन लोगों ने खबरें की तो उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की जा रही है, लगातार धमकियां देने की कोशिश की जा रही है। तो इन सब के संदर्भ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के मन में ये बात अब पूरी तरीके से बैठ गई है कि बिहार के अंदर अगला विधानसभा का चुनाव वो बहुत निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं वोटों की कटौती करके या जो वोटर लिस्ट है उसकी हेराफेरी करके विपक्ष को एक बार फिर से हराने की कोशिश की जा रही है। ये बात उनके दिमाग में धीरे धीरे बैठती जा रही है, और इस बात को लेकर न केवल राजनीतिक दल यानी विपक्षी दल, बल्कि बहुत सारे ऐसे जो इंडिपेंडेंट कमेंटेटर हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, उनके मन में भी ये बात आने लगी है, आखिर क्या कारण है कि चुनाव आयोग विपक्ष की बातों को सुनने के लिए तैयार तक नहीं है। और जिस तरीके की बातें करता है उससे ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर बन गया हो।
चुनाव में तो अगर महागठबंधन अगर चुनाव में हिस्सा नहीं लेता, अगर ये फैसला वो कर लेते हैं, तो फिर आप आसानी से बात समझी जा सकती है कि फिर चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा। आप चुनाव करिए, खुद ही अपने कैंडिडेट खड़े करिए और खुद ही अनअपोज तरीके से जीत जाइए, फिर तो वही स्थिति पैदा हो जाएगी। और अगर वैसी स्थिति पैदा होती है तो बिहार से एक नए आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। मैं ये कई बार कह चुका हूं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग और पूरा सत्ता पक्ष विपक्ष की बातों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है, वो एक नए आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार कर रहा है। ये आंदोलन कब शुरू होगा, अचानक भड़केगा, कोई चिंगारी किसी ज्वालामुखी में तब्दील हो जाएगी, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन निश्चित तौर पर उस निर्णायक दिशा में चीजें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं और उसकी शुरुआत अगर बिहार से हो जाए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। और अगर उसका नेतृत्व अगर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन अगर करे तो भी मुझे किसी तरीके की हैरानी नहीं होगी। बिल्कुल, आखिरी सवाल इसमें ये जोड़ देता हूं, हालांकि लगभग चर्चा तो हो ही चुकी है। जो पीएम मोदी, जो बीजेपी 2014 में बहुमत से आई और एक छवि बनी पीएम मोदी की, एक मजबूत नेता की, और एक उस टाइम तक हिंदू हृदय सम्राट तो बन ही चुके थे और बहुत ही पावरफुल नेता थे कि इनके बिना बीजेपी को वोट नहीं मिलेंगे और जो दूसरे के वोट होंगे वो भी अगर मोदी चले जाएं तो छीन के ले आएंगे। और अब ये नौबत आ गई कि चुनाव आयोग लगातार विपक्ष चुनाव छोड़ने के मूड में है, लगातार चोरी चकारी का काम इन पे आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग को लगा के। आपको लगता है कि अगर उसी तरीके से चलते इनको इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी? 2014 और 2025 में इतना क्या बदल गया? देखिए, हम पत्रकारों के लिए कहना बड़ा मुश्किल काम है कि दरअसल वाकई में वोटों की चोरी हो रही या नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत है नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो राजनीतिक फिजा इस वक्त बन गई है, उस राजनीतिक फिजा में जो विपक्ष के आरोप हैं, राहुल गांधी जिस तरीके से वोटों की लूट की बात कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जो आवाज निकाल रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर वो चुनाव के बहिष्कार की बात कर सकते हैं। उस लार्जर फ्रेमवर्क में, उस बड़े संदर्भ में ये बात कह रहा हूं कि अगर विपक्ष के ये घर कर जाए कि चुनाव तो लड़ना बेमानी है, क्योंकि आपको पूरी हराने की तैयारी हो चुकी है, तमाम तरीके की संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस संदर्भ में विपक्ष के पास क्या रास्ता रहता है? या तो वो आंख बंद करके चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार कर ले, जो भी वोटर लिस्ट है उसके तहत चुनाव लड़ ले और फिर अपनी हार स्वीकार कर ले, या फिर उसका प्रतिकार करे। दो रास्ते होते हैं, या तो वो जबरदस्त तरीके से ऐसा आंदोलन खड़ा कर दें जिसमें कि चुनाव होना ही बिल्कुल मुश्किल काम हो जाए, या ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जिसमें कि चुनाव आयोग की पूरी क्रेडिबिलिटी ध्वस्त हो जाए, सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव पड़े और जो वोटर लिस्ट है वो विड्रॉ हो जाए और जो पुरानी वोटर लिस्ट है उस पर काम हो। तो ये जो दो विकल्प जो इस वक्त विपक्ष के पास है, उनमें से कौन सा विकल्प वो अख्तियार करता है, क्या उनको वाकई में जनता का समर्थन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये थोड़ा कहना मुश्किल काम है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी निर्णायक लड़ाई की तैयारी फिलहाल हो रही है और उस संदर्भ में 7 अगस्त की जो मीटिंग है इंडिया गठबंधन, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर वहां से कोई सूत्र निकलता है तो फिर आने वाले समय में राजनीति बहुत ज्यादा गर्म होने वाला है और बहुत ज्यादा करवट ले सकता है। बिल्कुल, तो यहीं पे कार्यक्रम को खत्म करेंगे। बात वहीं पर आ गई कि जिस प्रकार से आशुतोष जी ने जो कहा, जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई या और राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर जाने वाली है। और अब देखते हैं कि क्या बिहार से ही क्रांति की शुरुआत होगी, क्या बिहार से ही राजनीति अब करवट लेने वाली है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.